हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में। इसके पहले हम आप लोगों को श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का डेरिवेशन करा चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे सबसे पहले क्या होता है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हम किसी भी पार्टिकल का वन डायमेंशनल या थ्री डायमेंशनल बॉक्स में एनर्जी और वेव फंक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से वन डायमेंशनल बॉक्स या थ्री डायमेंशनल बॉक्स में किसी भी पार्टिकल का एनर्जी और वेव फंक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि वन डायमेंशनल बॉक्स क्या होता है और थ्री डायमेंशनल बॉक्स क्या होता है। तो इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इसमें अगर पार्टिकल है तो वो होगा वन डायमेंशनल और इसमें अगर पार्टिकल है तो वो होगा थ्री डायमेंशनल, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल जो है वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों के लॉन्ग क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पार्टिकल केवल एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, या तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करेगा, या तो वाई एक्सिस के लॉन्ग, या तो जेड एक्सिस के लॉन्ग मूव करेगा। अब तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के द्वारा वन डायमेंशनल बॉक्स और थ्री डायमेंशनल बॉक्स में किसी भी पार्टिकल का एनर्जी और वेव फंक्शन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। यूज टू कैलकुलेट एनर्जी एंड वेव फंक्शन ऑफ एन पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स एंड थ्री डायमेंशनल बॉक्स। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ने ही इंट्रोड्यूस किया था डिजेनरेसी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल के डिजेनरेसी के बारे में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के द्वारा पता चलता है। अब इसको देखते हैं डिजेनरेसी क्या होता है। यहाँ पे देखिए, पी ऑर्बिटल अगर है तो पी ऑर्बिटल में क्या होता है, पी एक्स होता है, पी वाई होता है और क्या होता है, पी जेड होता है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करेंगे तो पहला इलेक्ट्रॉन आप एक्स में भी भर सकते हैं, पी वाई में भी भर सकते हैं, पी जेड में भी भर सकते हैं। किसी भी ऑर्बिटल में आप पहला इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पी एक्स, पी वाई और पी जेड की एनर्जी जो है वो सेम है। इसी वजह से आप किसी भी ऑर्बिटल में भर सकते हैं इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी सेम होने की वजह से इसी को क्या कहेंगे, डिजेनरेसी ऑफ ऑर्बिटल, और इसको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के द्वारा पता किया गया था। इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजेनरेसी इन एटॉमिक ऑर्बिटल। अब थर्ड देखेंगे। थर्ड क्या है, यूज टू डिराइव क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर भी इससे हम क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। क्वांटम नंबर क्या होता है, ये सेट ऑफ 4 नंबर्स होता है जो इलेक्ट्रॉन के बारे में हमको बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में प्रेजेंट है, कौन से सब सेल में प्रेजेंट है, किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है और इसका स्पिन क्या है। तो क्वांटम नंबर क्या होता है, 4 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, फोर्थ होता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के द्वारा क्वांटम नंबर को भी डिराइव किया जा सकता है। यूज टू डिराइव क्वांटम नंबर्स। अब फोर्थ पॉइंट देखेंगे। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के द्वारा पाई इलेक्ट्रॉन जो कॉन्जुगेशन में है उसके एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के द्वारा पाई इलेक्ट्रॉन जो कॉन्जुगेशन में है उसकी एनर्जी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जांपल से समझते हैं। बेंजीन का एग्जांपल लेंगे। यहाँ पे देखिए, बेंजीन जो होता है उसके पास 3 क्या होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं, और तीनों क्या होते हैं, कॉन्जुगेशन में होते हैं। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है, एक डबल बॉन्ड हो, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड। तो ये क्या है, कॉन्जुगेशन में है। तो कॉन्जुगेशन में है तो कॉन्जुगेशन में जो पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कॉन्जुगेशन में अगर होंगे तो ये इसकी एनर्जी को क्या कर लेगा, कैलकुलेट कर सकता है। किसके द्वारा, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के द्वारा कैलकुलेट किया जा सकता है। Used to calculate energy of pi electron in conjugate system like benzene। अब फिफ्थ पॉइंट देखेंगे। यूज टू कैलकुलेट रिजोनेंस एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल का रिजोनेंस एनर्जी जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के द्वारा कैलकुलेट किया जा सकता है। अब सिक्स पॉइंट देखेंगे। यूज टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन
हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन के लिए हम इससे एक्सप्रेशन क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देख लेते हैं। हम एक बार ये वीडियो बना चुके हैं, इसी वजह से ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि कैमरे की क्वालिटी जो है वो सही नहीं थी, इसी वजह से फिर से हमको बनाना पड़ रहा है। तो हम फिर से बना के आप लोग को दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। साई और साई स्क्वायर के सिग्निफिकेंस के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे साई के सिग्निफिकेंस के बारे में। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में वेव फंक्शन को हम क्या करते हैं, साई से इंडिकेट करते हैं। वेव फंक्शन जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी वेव के एम्पलीट्यूड को वेव फंक्शन जो है वो रिप्रेजेंट करता है। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है, यहाँ पे देखिए कोई वेव जो है वो मूव कर रहा है, तो वेव मूव कर रहा है तो इसकी जो मैक्सिमम हाइट है और मैक्सिमम जो डेप्थ है उसी को हम क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड कहेंगे। मैक्सिमम ऊंचाई और मैक्सिमम गहराई को क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड कहेंगे। इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, वेव फंक्शन का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। इसकी वैल्यू क्या होती है, या तो पॉजिटिव हो सकती है या फिर निगेटिव हो सकती है। इन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन द वेव फंक्शन साई रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। किसी भी वेव का एम्पलीट्यूड जो है वो रिप्रेजेंट करता है वेव फंक्शन। द वेव फंक्शन साई बाई इट्स सेल्फ हैज़ नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। द वैल्यू ऑफ साई में पॉजिटिव और निगेटिव, इसकी वैल्यू या तो पॉजिटिव हो सकती है या फिर निगेटिव। यहाँ पे देखिए जब ये ऊपर के साइड में जाएगा तो वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। जब नीचे के साइड वेव आएगा तो वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है। अब देखेंगे वेव फंक्शन का स्क्वायर जो होता है वो क्या इंडिकेट करता है, क्या हमको बताता है। तो वेव फंक्शन का स्क्वायर जो होता है वो हमें किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बताता है। वेव फंक्शन का स्क्वायर जो है वो हमको किसी भी एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बताता है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बताता है। द स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड न्यूक्लियस इन एनी एटम। तो साई स्क्वायर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड न्यूक्लियस। देखिए साई का मान अगर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड न्यूक्लियस जो है वो भी ज़्यादा होगा, और साई का मान अगर कम होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड न्यूक्लियस जो है वो भी कम होगा। ये क्या होता है, एक दूसरे के क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देख लेते हैं। न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को हम इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी फंक्शन कहते हैं। न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी फंक्शन कहते हैं, और इसको हम डी से इंडिकेट करते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी फंक्शन डी। और डी इक्वल टू क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर साई स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर एंड थिकनेस डी एक्स इंटू साई स्क्वायर। यहाँ पे ये जो इक्वेशन है वो क्या शो कर रहा है, सो दैट वैल्यू ऑफ डी डिपेंड ऑन आर। जो वैल्यू ऑफ डी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आर पे डिपेंड कर रहा है। मतलब ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब आर की वैल्यू अगर कम होगी तो डी की वैल्यू भी कम होगी, आर की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो डी की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।